नैनीताल से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव हरे भरी वादियों के इर्द गिर्द देवीपुरा के नाम से। देवीपुरा में शाम का वक्त हुआ जाता है और यहाँ पे सब जो रहने वाले होते हैं, गांव वाले होते हैं, अपने अपने रोज़मर्रा के काम करके बस अपने घर के अंदर जाने के अंदर तैयारी कर रहे होते हैं। और इस दौरान कोई किसी के साथ बात कर रहा होता है, गपशप लगा रहा होता है कि तुम्हारा दिन कैसा गुज़रा, तुम्हारा वक्त कैसा गुज़रा। ये सब जो रात के खाने की बात की चहलकदमी होती है, चल रही होती है और बस सब अपने अपने घरों में जाने की तैयारी ही कर रहे होते हैं। तो इनको एक ज़ोरदार फायर की आवाज़ सुनाई देती है जंगल की ओर से। ये फायर की आवाज़ सुनते साथ ही जो सब गांव वाले होते हैं एकदम से परेशान से हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। जो गांव के मुखिया होते हैं वो भी भागते भागते बिल्कुल गांव के बीच में आ जाते हैं और सब जो है वो उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बढ़ते हैं मर्द गांव के थोड़ा सा उस झरने की ओर जिसके आगे ये जंगल शुरू होता है। तो ये देखते हैं कि ऐसी तो फ़िलहाल कोई वहाँ पे कार्रवाई नहीं, ना कोई मशाल नज़र आ रही है, ना कोई लोगों की मज़ीद आवाज़ सुनाई दे रही है। कहीं न कहीं इनके दिल में ये डर और खौफ होता है कि कहीं डाकुओं का कोई इस तरह से गिरोह हमारे पास तो नहीं आ गया, या कोई इस तरह जो जंगल की लकड़ियाँ काटने वाले गिरोह होते हैं, चोरी करने वाले लकड़ी को, कहीं उनका कोई गिरोह यहाँ मौजूद तो नहीं कि हमें इससे ख़तरा हो। ये बस इससे परेशान होके शाम का समय भी हो जाता है, तो ये साहब कहते हैं कि फ़ौरन अपने-अपने घरों में चलो और इसके ऊपर सुबह बात करेंगे कि ये माजरा क्या है, ये हुआ क्या है। इस तरह सभी अपने-अपने घर में जाने की तैयारी करते हैं और खिड़की दरवाज़े बंद कर लेते हैं। अब सुबह उठते साथ ही सभी जो है गाँव वाले सबसे पहले इर्द-गिर्द देखते हैं, जायज़ा लेते हैं, कोई ख़तरा हमारे आस-पास तो नहीं है। तो ये सब बाहर आते हैं और जो गाँव की पंचायत का एक पेड़ लगा होता है वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। सब मर्द, बच्चे और मुखिया वहाँ पे जमा होके इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये माजरा है क्या? जो सब मर्द होते हैं एक-दूसरे से पूछते हैं, कोई किसान, कोई छोटा ताजिर, कि कोई छोटा दुकानदार, कि क्या तुम्हारे मालूमात में कोई चीज़ है, या तुम्हारी मालूमात में कोई चीज़ है, कोई ऐसा अनजाना जाना आदमी देखा हो आते-जाते। तो सभी इस चीज़ से लाइल्म होते हैं, बेखबर होते हैं कि ये माजरा है क्या। अब मुखिया जी इस चीज़ को जांचना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि ये आखिरकार गोली की आवाज़ जंगल से आई तो आई क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए कोई आगे जाके ख़तरा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जो डाकू हैं इनका ख़तरा सबसे ज़्यादा इनको होता है कि कहीं हमारे गांव के आस-पास आके हमारे गांव में ये कोई मसला ना कर दें या कोई हमला ना कर दें। इसलिए वो कहते हैं कि हमें जल्दी इसका पता लगाना होगा। तो वो कहते हैं कि जो एक बाड़े का मालिक होता है, इसका नाम होता है चंद्र। चंद्र को कहते हैं कि अब तुम जो अपनी गाय भैंसे लेके जाओगे, तो तुम कोशिश करो बहाने से उस तरफ ही जाओ और ध्यान-ध्यान से पता लगाओ कि ये माजरा है क्या। चंद्र कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मैं उसी ओर जाऊँगा जंगल की ओर, और अपने 2-4 पशु ही साथ ले जाऊँगा, जानवर साथ ले जाऊँगा, ताकि ज़्यादा बड़ा झुंड ना लेके जाऊँ कि जिसको मुझे वापसी अगर मोड़ना भी पड़े तो मैं मुश्किल में ना आ सकूँ और जल्दी उनको वापस भी ले आऊँ। तो इस बहाने से चंद्र जो है ये चल पड़ता है उस जंगल की ओर जहाँ से इसको ये आवाज़ आई होती है। अब नदी पार करने के बाद ये पहुँचता है करीब-करीब उस बड़े से मैदानी इलाके में जो बड़ा सा ग्रास लैंड होता है और उसके आगे वो जंगल शुरू हो रहा होता है। ये जब पहुँचता है उस मैदानी इलाके में और इसको नीचे से घाटी नज़र आ रही होती है, तो ये देखता है कि वहाँ पे एक ख़ैमा लगा हुआ है बड़ा-सा, और उसमें धुआँ भी उठ रहा है। साथ-साथ
जो है वो एक घोड़ा भी बंधा हुआ है। ये इस चीज़ को देख के डर सा जाता है कि शायद घोड़ा देख के इसको आइडिया होता है कि शायद ये अब डाकुओं का यहाँ पे कोई बसेरा लग गया है। लेकिन अभी ये चुपचाप बैठ के देख ही रहा होता है। तो ये इस चीज़ को नोटिस करता है कि यहाँ पे ये 2 गोरे साहब मौजूद हैं, जो कि नदी से पानी भी इकट्ठा कर रहे हैं और उस टेंट के अंदर जा रहे हैं। वहीं पे कुछ खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये चुपचाप बहुत ही सतर्क होके, एकदम अलर्ट होके इनकी इस एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और साथ-साथ इसके जो 2 पशु होते हैं, ये अपनी घास चरने की काम में मसरूफ़ होते हैं। अब ये देखता है कि वो दोनों गोरे साहब जो हैं वो उनके पास बंदूकें भी हैं और इस तरह वो अपने कुछ पिकनिक मनाने के काम से आए हुए हैं। वो फिर भी कुछ न कुछ देर तक इनको मज़ीद ऑब्ज़र्व करता रहता है, इनको देखता रहता है कि कोई इनकी मज़ीद एक्टिविटी कोई ऐसी तो नहीं जो इनके लिए ख़तरा हो, या क्या ये करने आए हैं, कुछ एक आइडिया ले सकूँ। लेकिन वो इनकी सब हरकतों से यही भांपता है कि हाँ, ये तो एक्टिविटी इनकी कोई पिकनिक मनाने की लगती है, कोई जो है वो ऐसा काम कि जिनसे ये छुट्टी मनाने आए हों या इस जगह को देखने आए हों। अब वो फ़ौरन ही अपने पशुओं को लेके, जो चंद्र होता है, पहुंच जाता है मुखिया के पास गांव में। गांव वाले सभी उसको देख के इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब मुखिया के आसपास जमा हो जाते हैं कि ये माजरा क्या है। तो चंद्र बताता है कि मैंने ये सब कुछ देखा है कि वहाँ पे तो जंगल के शुरू में ही, गहरे जंगल से, ये 2 गोरा साहब हमने देखे हैं और ये कुछ लगता है जैसे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। कोई डाकुओं का ख़तरा नहीं है, तो आप इससे तो चिंता ना कीजिए। तो मुखिया जो होता है गाँव का, वो कहता है ये तो चलो अच्छी बात है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं, लेकिन हमें वहाँ जाना चाहिए और उनका हाल-चाल पूछना चाहिए। कहीं इन गोरे साहबों को हमारी कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं? एक सलाम दुआ कर लेनी बेहतर है और कुछ हम इनको अपने इस गाँव के बारे में, आस-पास के जंगल के बारे में बता भी देंगे, ताकि इनको कल को कोई मसला ना हो। अब चंद्र, गांव के मुखिया जी और 2-4 और गांव के तगड़े नौजवान निकल पड़ते हैं उसी जंगल की ओर, टेंट की तरफ, जहाँ पे ये गोरे साहब दोनों अपना डेरा लगाए बैठे थे। ये भी जब चंद्र की जगह पे पहुँचते हैं जहाँ से वो सारा नज़ारा देखता है, तो इनको भी वही सारी सूरत हाल दिखाई देती है कि एक घोड़ा बंधा हुआ है और बाकी 2 गोरों की वहाँ पे जो है वो हलचल चल रही है। उनकी आमदोरफ़्त है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ खेल-कूद के समा में मौजूद हैं। अब ये सब इस नज़ारे को देखने के बाद कन्फ़र्म हो जाता है, इनको इत्मीनान हो जाता है कि कोई ख़तरे की बात नहीं, आओ अब करीब चलते हैं। ये अब दूर से उनकी तरफ ही चलना शुरू कर देते हैं। उन दोनों गोरे साहबों को भी ये दूर से गाँव वाले चलते हुए नज़र आ जाते हैं और वो एक दूसरे से बात करना शुरू हो जाते हैं कि देखो, गाँव वाले यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। तो उनको भी तजस्सुस होता है कि ये क्या कहने आ रहे हैं और यहाँ गाँव वालों को भी ये तजस्सुस होता है कि ये कौन लोग हैं और क्या करने आए हैं। खैर, दूर से ये रास्ता करीब होते-होते एक दूसरे के करीब ये पहुँच जाते हैं। जो गाँव के मुखिया जी होते हैं जाते साथ ही, और बाकी सब गाँव वाले इनको प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के, और जो दोनों गोरे साहब होते हैं वो भी इनको हाथ जोड़ के ही प्रणाम का जवाब देते हैं और दोनों को आइडिया हो जाता है कि हम एक दूसरे के लिए ख़तरा नहीं है, गोरे साहबों को भी और गाँव वालों को भी। ये जो दोनों गोरे नौजवान होते हैं, ये एक नौजवान होते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पे शिकार की गर्ज से मौजूद हैं, आए हैं। जो नैनीताल इलाका है, इसके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो हमारे अंकल हैं और उनके जो है वो पास हम अपने वेकेशंस मनाने आए हुए थे। तो उनके हमें एक मुलाज़िम ने बताया कि ये जो ग्रासलैंड है, ये जो सारा एरिया है, ये एक तो बहुत खूबसूरत भी है, ठंडा भी है, पिकनिक के लिए आइडियल है और यहाँ पे हमें बड़ी आसानी से शिकार मिल सकता है। तो गाँव के मुखिया जी अब बाकी अपने गाँव वालों के साथ इन दोनों गोरे साहबों के साथ बैठ जाते हैं। तो
इस बारे में ये जान के खुश होते हैं कि यहाँ पे ये सैर व तफरीह के लिए आए हैं। ये दोनों गोरे नौजवान अपना नाम जिम के नाम से बताते हैं और मार्टिन के नाम से बताते हैं। जिम और मार्टिन बरतानिया से कुछ दिन पहले ही इधर हिंदुस्तान में आए होते हैं और अपने अंकल के पास नैनीताल पहुँचते हैं। ये बहुत फ़ैन होते हैं इधर इंडिया के, हिंदुस्तान के, जंगलात के, नैनीताल इसके इर्द-गिर्द के इलाके के, हरी भरी हरियाली के और जंगलात के जंगली जानवरों से बहुत फ़ैसिनेशन और बहुत दिलचस्पी इनको होती है। ये बहुत एक्साइटमेंट शो करते हैं कि इस इलाके के बारे में, जो कि मुखिया और गाँव वालों के लिए भी बाइस खुशी होता है। तो मुखिया जो है, इनके लिए अपने साथ कुछ सामान भी ऑलरेडी लेके आता है, क्योंकि वो मुखिया होता है गाँव का। उसको इन लोगों के साथ डील करना, मेहमान नवाज़ी एक तो शो करना, दूसरों का ख़्याल रखना, इस चीज़ का आइडिया होता है, तो वो उनके लिए कुछ अपने साथ दूध ले आता है, ताकि वो उनको एज़ अ गिफ्ट दे सके कि कोई भी मेहमान हो, उसको चाय, कॉफ़ी या खाली दूध के लिए इसका इस्तेमाल तो होगा ही। तो मुखिया जी इनको, जिम को और मार्टिन को ये तोहफ़ा देते हैं, तो वो जिम और मार्टिन ये देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी इसकी तलब तो होती है। 2 से 3 दिन इनको यहाँ पे हो चुके होते हैं कैंप लगाए, और ये देख के दूध को, ताज़े दूध को खुश हो जाते हैं। अब मुखिया जी उनको बताते हैं कि देखें साहब, आप इस इलाके में नए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको पहले तो स्वागत करें और दूसरा यहाँ के बारे में कुछ बता दें कि ये इलाका जो है वाक़ई बहुत खूबसूरत और हरा-भरा है। यहाँ की आबो-हवा बहुत खूबसूरत है, ताज़ी है, फ्रेश है। लेकिन यहाँ पे जंगली जानवरों का ख़तरा आपको बहुत रहेगा, ख़ास तौर पे बाघ का, टाइगर का। ये बात सुन के जो मार्टिन होता है और इसका दोस्त, ये दोनों ही जो है वो हँसते हैं एक दूसरे की तरफ देख के, और वो कहते हैं कि हम इसीलिए तो यहाँ पे मौजूद हैं कि हमारा मकसद बाघ का शिकार करना है। अब ये बात सुन के मुखिया, चंद्र और बाकी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो समझाने की कोशिश करते हैं इन दोनों को कि आप जो हैं वो बेशक इसका शिकार पसंद करते होंगे, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक जानवर है। टाइगर का पहले आपने कभी शिकार किया है? तो जो मार्टिन और जिम होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमने पहले कभी शिकार नहीं किया। फिर मुखिया जी उनसे पूछते हैं कि आपने पहले कभी इनको असल में देखा है, बहुत करीब से? तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमने बहुत करीब से कभी देखा भी नहीं है। अब ये दोनों बातें सुन के मुखिया और गाँव वाले और परेशान हो जाते हैं और उनको तजस्सुस से देख रहे होते हैं कि आपने पहले कभी शिकार नहीं किया, पहले कभी इनको करीब से देखा नहीं, इनकी एक्टिविटीज़, इनके चाल-ढाल, इनके रहन-सहन की आपको आइडिया नहीं, तो आप इस खतरे में बिल्कुल ना पड़िए। हमारे लिए तो ये बहुत हैरानगी की बात है कि आप 2 रातों से यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि आप अभी तक सही सलामत हैं, नहीं तो कोई भी मसला आपको दरपेश भी हो सकता था। ख़ैर, वो जो जिम और मार्टिन होते हैं वो इनकी बातों को नज़रअंदाज़ करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास ये देखें जदीद हथियार मौजूद हैं, गन मौजूद है, बुलेट्स मौजूद हैं, कारतूस मौजूद हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं ऐसा, तो आप इस बारे में बेफ़िक्र रहें। अब मुखिया जी उनको समझा के आज्ञा लेते हैं कि चलें, अब हम चलते हैं, हम तो देखने आए थे आपको और आपसे सलाम दुआ करने आए थे, इंट्रोडक्शन करने आए थे। हमारा गाँव उस ओर है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। आप हमारे मेहमान हैं यहाँ पे, तो कोई भी आप तकल्लुफ़ या हिचकिचाइएगा नहीं किसी भी काम को कहने से। तो वो दोनों ही इनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं ठीक है, हम ज़रूर आपको बता देंगे। अब जो मुखिया होते हैं और चंद बाकी गाँव वाले सब ये वापसी का रास्ता नापना शुरू कर देते हैं, और पीछे से जो जिम और मार्टिन होते हैं वो भी जो है वो कुछ कंफर्टेबल अब लग रहे होते हैं कि चलो, हमें यहाँ पे कुछ जान पहचान के अच्छे लोग मिल गए हैं गाँव वाले, अगर हमें कोई काम होगा तो हम इनको कह देंगे। लेकिन वो अपनी मस्ती में होते हैं, इसी एक्साइटमेंट में कि अब हम बाघ का, टाइगर का शिकार करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत जो है वो फ़ैसिनेशन होगा, और इसको हम आगे अपने फ्रेंड्स को बता के, दोस्तों को बता के थोड़ा-सा जो है वो शो ऑफ भी कर सकेंगे। एक नौजवानी के आलम में जो इनका सारा एक, आप कह लीजिए कि अंदाज़ होता है, वो इनको बहुत ज़्यादा
जो है वो फ्लेयर कर रहा होता है, एक्साइट कर रहा होता है। अब मुखिया जी वापसी पे चंद्र से और बाकी अपने नौजवानों से बात यही कर रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरे के अंदर हैं और ये कहीं अपनी बेवकूफ़ी में कोई जो है वो गड़बड़ ना कर बैठें। तो आते जाते इन पे ध्यान भी करना और थोड़ा रात गए अपने कानों को अलर्ट रखना। कोई कोई आवाज़ आए या कोई मदद की इनकी तरफ से बात हो या आवाज़ निकले तो फ़ौरन हम इनकी तरफ जो है वो बढ़ के इनकी मदद करेंगे। ये सब बाकी चंद्र और गाँव वाले इनकी बात को सुनते हैं और एग्री करते हैं। अब शाम का जो है वो टाइम हो जाता है गाँव में, वही सबकी रूटीन होती है। अपने-अपने कामों से फ्री होके सब अपने-अपने घरों को बस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और अपने-अपने घरों में जाके अब आराम से लेट जाते हैं। तकरीबन आधी रात के इर्द-गिर्द का टाइम होता है कि इनको जो है वो गन फायर की आवाज़ आती है, गोली चलने की 5 से 6 बार बड़े-बड़े फायर की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये सब अपने-अपने घरों में अपनी-अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों के पास आके इस आवाज़ को सुनना शुरू कर देते हैं कि कहीं कोई ख़तरे की आवाज़ तो नहीं। और साथ में इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि चीखो-पुकार की भी आवाज़ आ रही हो किसी की दूर से, क्योंकि थोड़ा दूर होता है वो इलाका जहाँ पे इनके टेंट लगे होते हैं। वहाँ से अगर आवाज़ इन तक आती भी है तो बहुत हल्की सी महसूस होती है, ज़्यादा आवाज़ वो महसूस नहीं होती। इनको आइडिया हो जाता है मुखिया को, चंद्र को और बाकी गाँव वालों को कि कोई ना कोई मसला है जिसमें ये फँस गए हैं। अब जो है वो सुबह ही देख सकेंगे कि हालात क्या हैं और क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। क्योंकि रात में जाते वक़्त इनके पास कोई ऐसी जो है वो तेज़ रोशनी का सामान नहीं कि वहाँ तक पहुँच सकें। और वैसे भी कि शेर और बाकी जंगली जानवरों का जो ख़तरा है, वो सबके लिए बहुत जो है वो जान को मुश्किल में डाल सकता है, तो वहाँ पे इस वक़्त जाना इनके लिए ठीक नहीं हो सकता। अभी अपने-अपने घरों में ये इनके सब में दिमागों में ये बातें चल रही होती हैं कि कैसे निकला जाए, अगर इनकी मदद की भी जाए या क्या मामला है। फिर कहीं इनके दिमाग में ये बात भी आती है कि हो सकता है कि इन्होंने बाघ को मार दिया हो या किसी भी जंगली जानवर को मार मार दिया हो और अपनी खुशी को इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हों, हो हल्ला करके, शोर मचा के। एक बात ये भी इनके दिमाग में आ रही होती है कि हो सकता है इन्होंने कोई शिकार किया हो और अब खुश हो रहे हों। लेकिन अब जब फिर से ये खामोश सब हो जाते हैं, कहीं न कहीं डर और ख़ौफ़ तो दिल में होता ही है परेशानी का। तो इनको जो है वो मुसलसल एक आवाज़ आ रही होती है, जैसे कि कोई बुला रहा है इनको अपनी मदद के लिए कि बचाओ, या कोई भी आवाज़ जो कि इनको मदद के लिए बचा रही आवाज़ पहुँचाना चाह रहा हो। और वो आवाज़ आहिस्ता-आहिस्ता करके इनकी ओर करीब सी हो रही होती है। ये इस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं। तो वहीं पे फ़ौरन जो है मुखिया जी बाहर आके सबको आवाज़ देते हैं और चंद्र और बाकी हट्टे-कट्टे नौजवान सारे गाँव के वो इकट्ठे होते हैं अपनी-अपनी मशाल लेके। तो इनको जो है वो इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि कोई मसला है और एक आवाज़ इनकी ओर चली आ रही है, जो कि हेल्प या बचाव के लिए, इनको मदद के लिए पुकार रही है। अब ये कन्फ़र्म हो जाता है कि कोई हादसा हो गया है और वो आवाज़ इनके करीब आती जा रही है। ये हिम्मत पकड़ के जो है डंडा, सोटी, लाठी लेके, जो हथियार होते हैं इनके पास, मशाल लेके चल पड़ते हैं उसी टेंट की ओर, उन मार्टिन और जिम की तरफ। अब ये देखते हैं कि अब वो आवाज़ करीब आ रही है। अब वो आवाज़ क्लियर है कि वो किसी परेशानी की आवाज़ है। ये आगे तेज़ी-तेज़ी बढ़ते हैं, वो आवाज़ करीब आती है। तो ये देखते हैं कि जो जिम है वो बुरे हाल अपने होश-ओ-हवास में नहीं होता और बस चलता आ रहा होता है किसी भी तरीके से इनकी गाँव की ओर, और बचाओ, बचाओ की आवाज़ देता हुआ, सदा देता हुआ, किसी न किसी को पुकारता हुआ कि बस मेरी मदद कर दो। बुरे हाल में गिरता पड़ता, इधर गिरता उधर पड़ता, इनकी तरफ ही भाग रहा होता है। ये फ़ौरन नौजवान उसको पकड़ते हैं और वो बस इनको बताता रहा होता है कि टाइगर मार्टिन, टाइगर मार्टिन। उसके मुँह से अल्फ़ाज़ नहीं निकल रहे होते। वो बयान नहीं कर पाता कि वो कहना क्या चाहता है, लेकिन मुखिया जी और बाकी गाँव वाले समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, कि कहीं न कहीं टाइगर ने मार्टिन के ऊपर हमला कर दिया है और ये
बच के भाग के इनकी तरफ आ गया है। अब मुखिया जी और बाकी गांव वाले फ़ौरन इसको संभाल के अपने साथ बड़ी सुरक्षा के साथ गांव ले आते हैं। इसको एक कमरे में बंद करके वहाँ पे इसको लिटा के इसको कुछ खिला के पानी पिला के कुछ इजी करते हैं, कुछ इसको होश में लाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह अपने होश में आ सके। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो होश में लाने के बाद, इजी करने के बाद कुछ ये इजी होता है और अपने होशों को पकड़ता है। और फिर ये बताता है कि रो रो के जो जिम है, जो मार्टिन है, उसको बाघ ने हमला करके जो है वो मार दिया और अपने साथ ले गया है। ये बस कहता है और रो पड़ता है और यही कहता है, बार बार दोहराता है और रोता रहता है। अब ये कंफर्म हो जाता है सब मुखिया को भी, गांव वालों को भी, कि मार्टिन को जो है वो बाघ ले गया है। इनके अनाड़ीपन ने, जिसको ये चाह रहे थे कि हम शिकार करेंगे और उसको मारेंगे, इनकी जान जोखिम में डाली और इनका अनाड़ीपन इनके जो है वो गले पड़ गया। अब ये इसको फिर भी और रिलैक्स करते हैं, इसको पानी पिलाते हैं, इसको कहते हैं कि अब हुआ क्या, ज़रा शुरू से बताओ। तो वो कुछ भी बताने के होश-ओ-हवास में नहीं होता, बार-बार गिर रहा होता है और बस बेहोश हो रहा होता है। तो मुखिया कहते हैं कि ठीक है, इसको छोड़ दो इसके हाल पे, इसको अब सोने दो, अब सुबह देखेंगे क्या क्या करना है। सुबह होके ये आते हैं इसके पास, जिम के पास, और देखते हैं कि वो अभी तक बेहोश होता है। इसको होश में लाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बना, सारा रात को माजरा क्या हुआ। तो वो उठता है और खूब रोता है, और क्योंकि छोटी उम्र का नौजवान होता है और खुद मुखिया से गले रख के रोता है। उसको फिर सारा ये वाक़या बयान करता है कि हम अपने रात के वक़्त जो है वो एक बड़े से पत्थर के पीछे निशाना बांध के बैठे थे कि बाघ आएगा, और हमें यकीन था कि वो ज़रूर आएगा। लेकिन किसी भी लम्हे इस इंतज़ार में कि वो जैसे ही आए कि हम उसे फ़ायर करें, बाघ न जाने कैसे सामने से आने के बजाय पीछे से आया और वो फ़ौरन ही मार्टिन के ऊपर झपटा और उसको गर्दन से पकड़ता हुआ भाग गया जंगल की ओर। और मेरे ज़हन में कुछ नहीं आया, मैं सीधा बस आपके गांव की ओर चल पड़ा। जैसे कि आप लोग आए थे और आपने कहा था कि कोई मदद चाहिए तो बताना। अगर आप ना आते और अब मुझे ना पता होता कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं ना जाने पता नहीं कहाँ जाता, शायद जंगल में भटक जाता या वहाँ डर के मर जाता। और आपका धन्यवाद कि आप इतनी रात में मुझे वहाँ तक देखने आए। बहुत शुक्रिया अदा करता है और जो है वो फिर से बहुत रोता है अपने दोस्त को, भाई को याद करके, मार्टिन को याद करके। अब मुखिया जी जो हैं वो समझ जाते हैं सारी बात को, और मुखिया जी कहते हैं कि चलो इसके सामान को जो है वो अब किसी भी तरीके से जगह पे पहुंचते हैं और इकट्ठा करते हैं इसको, सामान को, इसको वापस रवाना करते हैं नैनीताल के लिए। और कोशिश करते हैं कि अगर उसका शव मिल जाए मार्टिन का, तो वो उसको भी इसके साथ भेज देते हैं। फ़ौरन एक टीम रवाना करते हैं ये उधर ही, और मुखिया जी खुद भी साथ जाते हैं। इसकी चीज़ों को पैक करते हैं। जो उसका टेंट होता है वहाँ देखते हैं कि खून के निशान होते हैं जो जंगल के अंदर गहरे और की तरफ जा रहे होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि आगे मज़ीद जाएँ, लेकिन न जाने पता नहीं कितनी दूर वो जो बाघ था मार्टिन को ले गया था और उसकी बॉडी को ही रिकवर नहीं कर पाते। अब ये मलाल जो है वो जिम के दिल में हमेशा रहता है, अफ़सोस हमेशा रहता है कि वो उसकी बॉडी को भी बचा नहीं सका, और अगर बचा भी पाएगा तो बहुत थोड़ा-सा ही उसके जो है वो अंग बाकी बचे होंगे। तो इसको फ़ौरन ही पैकिंग करके और रवाना कर दिया जाता है नैनीताल, और इसकी मदद इस तरह से मुखिया, चंद्र और बाकी गाँव वाले करते हैं कि इसकी नादानी ने इसके दोस्त को तो गँवा दिया, लेकिन इन गाँव वालों की मेहरबानी ने इसकी ज़िंदगी को बचाया और इसको सुरक्षा तक, अपने गाँव वालों तक, अपने घर वालों तक भी पहुँचाया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ इस तरह बने रहिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। गुड डे।